स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अभी तक क्या था, इंश्योरेंस क्लेम में दो टाइप का क्लेम। पहला बात है सिर्फ लॉस ऑफ फायर पॉलिसी के बारे में ये चैप्टर डील करता है, बाकी और कोई भी अदर लॉसेस के बारे में नहीं करेगा। लॉस ऑफ फायर में भी इट इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक, हमारी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में, और उसके बाद में आगे चल के प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ फायर से इफ हमारा स्टॉक जल जाता है तो क्या करना है, सबसे पहले एक सेगमेंट वो है जहां पे सिर्फ हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर हम चेक करते हैं क्या पॉलिसी मेरा एवरेज क्लॉज था या विदाउट एवरेज क्लॉज, उसके बेसिस पे हम लोग क्लेम डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक वो सेगमेंट है। अब उसके बाद आग लगने के बाद से लेके नॉर्मल होने तक, बिजनेस हमारा नॉर्मल आने तक भी कुछ लॉसेस होता है, उसमें हम लोग को प्रॉफिट का नुकसान होता है और हमें कुछ सर्टेन एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है। तो उन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट के लिए भी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। उस इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। लास्ट क्लास में उसका डिस्कशन हमने जस्ट नोट डाउन किया था कैसे कैसे होता है। देयर आर फॉलोइंग 7 स्टेप्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय IRDA एक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट में खुद ने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप क्लेम कैलकुलेट करोगे इन केस ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि किस दिन आग लगा, आग लगने से किस दिन तक हम लोग नॉर्मलाइज हुए हैं। ठीक है, हमारा पहला काम क्या रहेगा, डिसाइड करना कि किस दिन हमारे बिजनेस में आग लगी है और कितने टाइम तक वो पीरियड इफेक्टेड था। उस अफेक्टेड पीरियड में आपका कितना सेल्स हुआ है, and compare this sales exactly to the period related in my previous year। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बेस मानना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। तो बोलते हैं आपको इस पीरियड की सेल को यदि कंपेयर करना है तो जस्ट प्रीवियस ईयर इस पीरियड में कितना सेल्स था वहां से कंपेयर कर लो। क्लियर है, लेकिन इस कंपैरिजन के अंदर सिंस आप यहां से कंपेयर कर रहे हो इसको, तो आप क्या करना, बस थोड़ा सा प्लस माइनस ट्रेंड का ध्यान दे लेना। तो आप इस टर्नओवर के साथ में इफ सर्टेन ट्रेंड इंक्रीज है तो ऐड कर देना, ट्रेंड डिक्रीज है तो माइनस कर देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना अचीव कर सकते थे इफ फायर ऑकर नहीं होता। तो सिंस फायर ऑकर हो चुका है तो हमने एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इफेक्टेड पीरियड कितना किया, वी विल गेट टू नो कि हमने कितना कम टर्नओवर अचीव किया है। उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल। एक बार पता चल गया कि शॉर्ट सेल इतना है, देन वी कैन फाइंड आउट कि हमें प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ है। बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी भी होती है इट इज ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, नेवर ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो बोलता है सेल कम होने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, शॉर्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय जीपी परसेंटेज। बट क्वेश्चन में या तो जीपी परसेंटेज दे के रखे, नहीं दे के रखे तो हम लोग को निकालना है। एक तो होता है ट्रेडिशनल जीपी डिवाइडेड बाय टर्नओवर, ध्यान रखना उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, जीपी डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। या फिर और एक तरीका क्या है, नेट प्रॉफिट, रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, रिवर्स में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से यही एक रेलिवेंट एक्सपेंसेस है जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जिसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। क्लियर है, तो उसको प्लस करो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है तो वो ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। बिकॉज जब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया था तो हमने देखा था जीपी रेट नॉर्मली यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ जीपी रेट चेक करने के लिए एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का जीपी रेट लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमने टर्नओवर कंसीडर किया है, कौन सा कंसीडर किया है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर। जिस ईयर आपका आग लगा है उसका जस्ट पिछले साल 12 महीने में कितना सेल था उसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्लियर है, तो अपने को जीपी परसेंटेज मिल जाएगा। एक बार जीपी परसेंटेज मिल गया देन वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ था। ठीक है, बट कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी प्रॉफिट को कवर नहीं करता।
वो मेरे इंडेमनिटी पीरियड या अफेक्टेड पीरियड में जो एडिशनल एक्सपेंस हुए हैं उसको भी कवर करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है उसके लिए 3 स्टेप्स चेक करते हैं हम लोग। एक तो पहले कि इस अफेक्टेड पीरियड में आपने कितना एक्चुअल एक्सपेंस किया है, मतलब एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस नॉर्मल होता तो हम क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करते। आग लगने के बाद जो कुछ भी एक्सपेंस किया होगा वो तो एडिशनल एक्सपेंस है। तो बोलता है या तो मैं उसका क्लेम दे दूंगा, और इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से आपने कितना टर्नओवर अचीव किया और उस पे कितना प्रॉफिट कमाया है। जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, कि इस पीरियड में आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसकी वजह से कुछ तो सेल बढ़ेगी ना। तो वो जितनी भी सेल हुई, इफ क्वेश्चन कुछ नहीं दे तो एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड इज बिकॉज ऑफ द एडिशनल एक्सपेंसेस, उसी को हम लोग एडिशनल सेल्स मान लेंगे। बोलते उसमें आपका प्रॉफिट का कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स। तीसरा बोलता है प्रोपोर्शनेट। कैसे प्रोपोर्शनेट, बोलता है कितना इंश्योरेंस करवाया डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर। देखो फर्स्ट कैटेगरी में भी हमने यही कर रहे थे एवरेज क्लॉज में, बट वहां पे हम लोग क्या रहे थे, एक्चुअल में इंश्योरेंस की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्सपेंस को कंसिडर करना है, तो हमें सिर्फ एक्सपेंस को दिमाग में रखना है। एक्सपेंस दिमाग में रखने के लिए बोलता है कि कौन सा प्रॉफिट, कितना इंश्योरेंस करवाया, ये कैसे पता चलेगा, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। नाउ व्हाट इज दिस एडजस्टेड टर्नओवर, मतलब जिस दिन आग लगा, जिस दिन मेरा आग लगा है उसके जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स में जो टर्नओवर है उसको एडजस्ट करोगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, प्लस माइनस ट्रेंड, कुछ तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, तो बोलते हैं उसको एडजस्ट करने के बाद उसके ऊपर आपने जितना प्रॉफिट कमाया, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, दैट विल बी योर इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इस पीरियड में आपने जितना प्रॉफिट किया उसका तो आपने इंश्योरेंस करवा ही रखा होगा, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, मल्टीप्लाई बाय द एडिशनल एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट वो सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं प्रोपोर्शनेट करने का। बोलते हैं आग लगने से 12 महीने पहले के सेल में आपका जितना प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय इस प्रॉफिट में उन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लो जिसको आपने इंश्योर्ड नहीं करवाया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर। उस प्रोपोर्शन में हम आपको क्लेम एडमिट करेंगे। ए बी सी, उसमें जो लीस्ट ऑफ द आइटम्स होगा उतना क्लेम अपने को इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। क्लियर है, ये था नेक्स्ट कैटेगरी। एक बार वो पता चल गया कि एडिशनल एक्सपेंस के लिए कितना इंश्योरेंस कंपनी देगा, प्रॉफिट पता चल गया, तो टोटल इतना पता चल गया कि क्लेम कितना मिलने वाला है। उसमें से इफ आपने कोई एक्सपेंसेस सेव किए, इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए तो पैसा देगा नहीं, तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो नेट क्लेमेबल अमाउंट पता चल जाएगा, क्लेमेबल अमाउंट पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एवरेज क्लॉज जो नॉर्मल करते थे, एंड वी विल गेट द एक्चुअल क्लेम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करने वाली है। तो दैट वाज ओवरऑल जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एक चीज जो आपने नहीं लिख के रखी थी यहाँ पे कि जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, तो समझ में आया कि इंश्योरेंस कितना कराया डिवाइड बाय कितना कराना चाहिए, होना चाहिए। और एक तरीका इसको निकालने का, एक तो जीपी डायरेक्ट है और एक क्या होता है एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, क्योंकि यहाँ जब जीपी की बात होती है ना, इट कवर्स माय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और जब हम एनपी की बात करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन आना पड़ेगा, तो हमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का तो इंश्योरेंस करवा रखा होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, जीपी मेरा डिवाइडेड बाय, ये तो सिर्फ एनपी है, इसमें इंश्योर्ड ऐड करेंगे तो जीपी बनेगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस, तो इसीलिए क्या किया, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या हो गया, इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड। तो इससे आपका मिल जाएगा कि विच एवर इज लोअर जो आएगा वो हो गया, एंड देन नेचुरल है। आई होप यहां तक इफ क्लियर है। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जहां पे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे।
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। कम करें। ठीक है, और देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, कुछ होमवर्क था, क्वेश्चंस अपना वो सारे हो गए, मैच किए, आंसर्स सॉल्व हुए, कंफर्टेबल हो, उसके अंदर दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया पूरा कंसेप्ट। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, निकालो अपनी अपनी बुक्स में, इंटॉट्स में, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोला क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एग्जाम में अच्छे से देख लेना कि क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी था या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला, इंडेमनिटी पीरियड 13 मंथ्स, इसका मतलब कि आग लग गया उसके 13 मंथ्स तक इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इफ आपका इफेक्टेड पीरियड 13 मंथ्स तक है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने ड्यूरेशन तक का लॉस या प्रॉफिट या एडिशनल एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देगी। आगे सम इंश्योर्ड 2 लाख, 2 लाख का हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st ऑफ दिसंबर 2011, मतलब मेरा एक साल कौन सा है, 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11। इस ड्यूरेशन में टर्नओवर कितना है, 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,40,000 गिविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। सिंपल सा है, डायरेक्ट जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में ही दे रखा है तो अपने को कैलकुलेट करना नहीं है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस is 2,90,000, that is 50,000 of the standing charges are not insured। ये नहीं लिखता तो क्या हम लोग निकाल नहीं पाते क्या? इफ 240 में स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड वाले हैं और टोटल 290 है तो उसमें 50,000 का तो हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा, तो ये तो ऐसे ही है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये सब लैंग्वेज एग्जाम में नहीं देते, हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरी टोटल एक्सपेंसेस यदि 290 है एंड उसमें से 240 का इंश्योरेंस करवा रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 50,000 का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, सो 50,000 इज अवर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आगे चले, Fire occurs on 31st of March 2012 and affects business for 6 months। 31 मार्च 2012 को आग लग गई, यानी हम लोग नेक्स्ट ईयर आ चुके। 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12, क्या 31 मार्च को आग लगा, यहाँ जुलाई से आग लग गया। और ये पीरियड कब तक इफेक्टेड था, 6 महीना, यानी 30 सितंबर तक। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीना होगा, तो यानी समवेयर यहाँ तक अफेक्टेड पीरियड है मेरा, ये एक पीरियड है। क्लियर है, ये मेरा अफेक्टेड पीरियड। आगे क्या बोला, टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स
एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2012 11,70,000। इसका मतलब क्या? एंडिंग 31st मार्च 12 यानी उस चीज के बारे में बता रहे हैं जो यहाँ खत्म हो रहा है, जो इस डेट में ईयर खत्म हो रहा है। इस डेट में ईयर खत्म हो रहा है, इसका मतलब इस पीरियड से लेके इस पीरियड के टर्नओवर की बात कर रहे हैं वो, जस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। इसका टर्नओवर बता दिया 11,70,000। क्लियर है? अपने को ये भी चाहिएगा एक एग्जैक्टली पिछले साल उस ड्यूरेशन में कितना टर्नओवर था अफेक्टेड पीरियड का, जस्ट प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन में होगा कहीं ना कहीं टर्नओवर 1 अप्रैल 11 से 30 सितंबर 11 दे रखा है ना, 5 लाख रुपए का टर्नओवर था मेरा, यानी दिस इज माय स्टैंडर्ड टर्नओवर। ये स्टैंडर्ड होगा मेरे लिए जो अचीव करना था करंट ईयर में। एक्चुअल में कितना किया? 3 लाख। 1 अप्रैल 12 से लेके 30 सितंबर 12 sales amounting to 1,60,000 generated in period 1st April 12 to 30th September 12 by incurring additional expense of 30,000। एक्स्ट्रा खर्चा किया हमने 30,000 ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड, उसकी वजह से एडिशनल सेल्स कितनी हुई? 1,60,000। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, इतना पैसा हमने बचा लिया। दो हमने सारे एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवा रखा था एक्सेप्ट 50,000, जितना करवा रखा था उसमें से 10,000 तो एक्सपेंस ही नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम तो देगी नहीं। लास्ट में नेट क्लेमेबल अमाउंट में निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, पहले तो वो निकालो, फिर एडिशनल एक्सपेंसेस कितना मिलेगा, उसमें से फिर नेट क्लेम अमाउंट, फिर एवरेज क्लॉज कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम एडमिट करेगी। सबसे पहला काम क्या है? देखो हमेशा टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस के चैप्टर में, क्योंकि ये तो बेसिक चैप्टर है, इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे सारा डेटा क्वेश्चन खुद ही दे रहा है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, डेटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ट्रेंड वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे दो टाइम ग्राफ नहीं बना के आप सिंगल टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11, उसके बाद 31 दिसंबर 12। यहाँ आग लग गया 31 मार्च 12 को, ये मेरा अफेक्टेड पीरियड हो गया टिल 30 सितंबर 12। यहाँ से प्रीवियस 12 महीना दैट इज 31 मार्च 11, इसका सेल क्वेश्चन में बता रखा है और हमें ये भी चाहिएगा 30 सितंबर 12, और कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सेल भी अपने को पता है। ये मेरा अफेक्टेड पीरियड हो गया और प्रीवियस ईयर उसी पीरियड में कितना टर्नओवर दे, मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। बुक में नहीं है वो क्वेश्चन, शाबाश। दो तरीका है इसको टाइम ग्राफ को बनाने का, जहां कंफर्टेबल रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ऊपर नीचे बनाना है, ऊपर नीचे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बनाना है तो स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हो, बट ये कंसेप्ट को समझने में क्लैरिटी देता है। क्वेश्चन में पॉइंट्स बहुत सारे रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समराइज कैसे करोगे?
इलस्ट्रेशन 8 सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट सेल। तो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल समझ याद रहेगा ना, शॉर्ट सेल क्या होता है? बट वो इतना क्लैरिटी दिखेगा क्या, चलो हम कोशिश करते हैं। नहीं निकाला ना, गुमराह किया। ये स्क्रीन वैसे ना मेरे एंड से यहाँ पे फुल ही है। अच्छा ओके, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल्स के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टर्नओवर, यानी एग्जैक्टली उसी पीरियड में पिछले साल कितना टर्नओवर था। तो मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है, स्टैंडर्ड टर्नओवर 5 लाख। कुछ ट्रेंड वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसमें, वरना वो प्लस माइनस करते अपन तो एक्चुअली हाँ मेंशन किया हुआ रहेगा। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग को ट्रेंड निकालना पड़ेगा, कभी कभी मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग को निकालना भी पड़ सकता है कि पिछले कुछ सालों के डेटा दे देंगे तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छा इस ईयर से इस ईयर इतना इंक्रीज हुआ, इस ईयर से इस ईयर इतना इंक्रीज हुआ, तो डिफरेंस इन टर्नओवर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो परसेंटेज इंक्रीज ट्रेंड पता चलेगा तुम लोग को। करेंगे उस टाइप का क्वेश्चंस भी करते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर कितना है अपना 3 लाख। तो शॉर्ट सेल्स कितना हो गया, कितना कम माल बेचा हमने ड्यू टू फायर, 2 लाख का। उसके बाद जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में खुद ने दे रखा है 20%। इसमें कोई ट्रेंड तो था नहीं, वरना हम लोग ट्रेंड प्लस माइनस करते, ठीक है। ट्रेंड है नहीं तो यही मेरा जीपी परसेंटेज रहेगा। तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना नुकसान हो गया, 2 लाख का कम माल बेचा है तो उस पे 20% कम कमाई हुआ मेरा। तो 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 40,000 का लॉस हुआ है। ये तुम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे, जितना कम सेल हुआ उतना ही तो प्रॉफिट का नुकसान है, उतना ही हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगने वाले हैं। उसके बाद क्या बोला, क्या देखना है, एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में अब हम बात करेंगे। एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 3 स्टेप्स दिए गए। नंबर 1 एक्चुअल एक्सपेंस, कितना हुआ अपना एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस 30,000। फिर जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, GP on additional sales due to additional expenses, right? कितना एक्स्ट्रा माल बेचा एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से 1,60,000। इफ ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तब आप एडिशनल सेल्स कितना मानते, वो तो एक्सपेंस है, सेल्स कितना मानते। इफ क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में 1,60,000 दिया हुआ है, ठीक है, बट नहीं दिया हुआ रहता तो आप कितना एडिशनल सेल्स मानते, जितना एक्चुअल सेल्स हुआ ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड उसी को अपन
एडिशनल सेल्स मानते। क्लियर है? तो यहाँ पे जीपी ऑन एडिशनल सेल्स हुआ 160, जीपी परसेंटेज कितना 20%, तो 30,000 32,000। यहां तक दिक्कत? तीसरा क्या था? प्रोपोर्शनेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। और एडजस्टेड टर्नओवर क्या क्वेश्चन में दे रखा है? एडजस्टेड टर्नओवर तो नहीं दे रखा, लेकिन टर्नओवर जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर 12 महीने का वो दे रखा है। उसको एडजस्टेड बनाने के लिए क्या करना होता है? ट्रेंड करना होता है, लेकिन क्वेश्चन में वो है ही नहीं। तो मेरा जो जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स का टर्नओवर है वही मेरा एडजस्टेड टर्नओवर है, दैट इज 11,70,000। यस, तब वही मानना है, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस करने को कुछ है ही नहीं। तो 1170 का 20% यही हो गया ना, जीपी ऑन एडजस्टेड। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, यही होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ जाएगा ये? जितना भी आएगा इतना तो इंश्योरेंस हमने करवा ही रखा होगा, लेकिन करवाना कितना चाहिए था? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है आपका? I don't know, 24,000, 24,718। तो कितना अलाउड होगा? विच एवर इज लोअर। क्या चीज? वो तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर, वो तो जीपी परसेंटेज निकालने के लिए लिखवाया था। तो उसी तरीके से तो इन्होंने जीपी परसेंट निकाला है, कंटिन्यूएशन में है वो लैंग्वेज। उन्होंने समझाया है कि हमने जीपी परसेंटेज कैसे निकाला है। दे हैव यूज्ड द फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। उस तरीके से उन्होंने निकाला, तो उसका अपना कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। जब क्वेश्चन में परसेंटेज निकाल के दे रहे हैं तो अपने को कोई मेहनत नहीं करनी, बाकी सारा डेटा हमारे लिए इग्नोरेबल है। तो विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा? 24,718 ये होगा। तो क्लेम अमाउंट कितना मानेंगे अपन? लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना? लॉस ऑफ प्रॉफिट में 40,000। और एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना मांगेंगे अपन? 24,718, यानी टोटल 64,718 मांगने जाएंगे। लेकिन उसमें से जो पैसा बचा लिया उसका तो नहीं मिलेगा ना। माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड चार्जेस 10,000, तो कितना हो गया? 54,718। मेरा यहां तक अपने कर चुके, सही आंसर से देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे। अब ये तो पता चल गया कि हम इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना मांगने जाएंगे, लेकिन अब एवरेज क्लॉज की बारी आती है। हमने इंश्योर्ड करवाया कितना? इंश्योर्ड वैल्यू इज 2 लाख, लेकिन इंश्योरेबल कितना था? कितना? नहीं, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को नहीं गिनते हम लोग।
इंश्योरेबल वैल्यू का मतलब होता है जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, उतना है प्रैक्टिकली, वो तो जो था ना कैलकुलेशन, दैट्स फॉर एडिशनल एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रोपोर्शनेट करने के लिए। प्रैक्टिकली इंश्योरेबल वैल्यू कितना होता है, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, ये आपका इंश्योरेंस वैल्यू होना चाहिए था, इतना का इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए था, जो एक्चुअल में पिछले 12 महीने में आपका कहानी हुआ है। तो हमने कितना 11,70,000 का 20%, तो करवाना कितना चाहिए था 2,34,000, बट हमने इंश्योरेंस करवाया कितना है 2 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम जब 54,718 मांगने जाएंगे तो क्या वो पूरा का पूरा क्लेम दे देंगे क्या, वो बोलेंगे नहीं आपने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इफ अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है तो विथ एवरेज क्लॉज क्या होगा, विथ एवरेज क्लॉज क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना करवाया डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय जितना क्लेम अपन मांग रहे हैं, यही एवरेज क्लॉज में कर रहे थे। नहीं 64,718 में 10,000 रुपए तो बचा ही लिए ना तुमने, तुम्हारा खर्चा लगा ही नहीं है। तुम बोलते हो तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंसेस 24,718 है, लेकिन उसमें 10,000 तो तुमने सेव कर लिए हैं। तो जो चीज सेव हो जाती है, जैसे हम लोग का सेल्वेज गुड्स, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी पे करती है, बोलता है जो आपने बचा ही लिया उसका हम क्यों पे करें। सिमिलरली यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस में से तुमने जितने भी एक्सपेंसेस थे ना स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें से तुम्हारा 10,000 लगा ही नहीं है, तो बोलता है जो कॉस्ट तुमको बियर ही नहीं किए हो आप लोग, तो मैं उसके लिए क्लेम क्यों दूं, तो वो इसलिए क्लेम नहीं देगा। ऑलवेज। तो ये कितना आएगा 46,768 हो गया। 46,768 ये 2 लाख क्या, अच्छा 2,34,000। देखो क्या बोलता है कि नॉर्मली उस दिन हमने क्या सीखा, एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हमने कंसीडर किया था 11,72,000। ये जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, नॉर्मली इंश्योरेंस क्या होता है 12 महीने का होता है, इंश्योरेंस 12 महीने का होता है। बोलता है जिस दिन आपके साथ इंसिडेंट हुआ उसके पिछले 12 महीने में आपने जितना प्रॉफिट कमाया वही आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, क्योंकि इंश्योरेंस तो 12 महीने का होता है ना। तो यानी जो पिछले 12 महीने में मेरा एक्चुअल टर्नओवर है, एडजस्टेड टर्नओवर जिसको अपन बोलते हैं, उस पे जो प्रॉफिट है उतना का आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, लेकिन हमने इंश्योरेंस कम करवा रखा है, 2 लाख करवा रखा है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है जिस दिन फायर ऑकर होता है उसके जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स को ही कंसीडर किया जाता है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आप हमें प्रीमियम ईयरली बेसिस पे देते हैं, तो आपकी ये कैलकुलेशन ईयर टू ईयर चलनी चाहिए। माना कि आपको नहीं पता था कब आग लगेगी, लेकिन जिस दिन आग लग गया उसके जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स में आपका जो ट्रेंड है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपकी एजम्पशन वैसी होनी चाहिए थी। बट ये कभी भी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं बैठ सकती, इसीलिए नॉर्मली हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी एवरेज क्लॉज के साथ आती है, क्योंकि कौन प्रेडिक्ट कर पाएगा कि किस दिन आग लगेगा और उसके प्रीवियस 12 मंथ में मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला, कोई नहीं कर पाएगा। ये तो जस्ट बाद में कैलकुलेट करते हैं, और वो भी इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है, उनके क्लॉजेस टर्म्स कंडीशन ऐसे होते हैं, अपन तो बस करवा लेते हैं, अपन तो इतना खुश होते हैं अच्छा क्या है 10 लाख का स्टॉक तो इंश्योरेंस करवा रखा है ना, एक्चुअल में जब जलता है तो कभी आज तक किसी को 10 लाख नहीं मिला, वो कम ही मिलता है आपको। तो वो कम क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशंस। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो कभी आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो बेसिक है, जस्ट एक रिदम लाने के लिए। नाउ यू डू इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10, सिमिलर क्वेश्चंस है, आपसे हो जाएगा, फिर एक लेवल इंक्रीज होगा तब मैं आप लोग के साथ करूंगा, नहीं होगा तो मैं हूं, डोंट वरी। ठीक है।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस है, ये इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम निकाल रही है एक्सपेंस के रिगार्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी सोच रही है कि आपने इतना इंश्योरेंस कराया होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी सोच रही है, ठीक है। और एज पर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इतना इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने अनइंश्योर्ड चार्जेस को करवाया ही नहीं है, वो तो करवाना चाहिए। लेकिन जब आप एवरेज क्लॉज, ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या हो गया, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब इंश्योरर यानी हम लोगों के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इतना हम लोग को एक्चुअल में इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इतना करवाया होगा। लेकिन प्रैक्टिकली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू, इतना इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए। ये है मेरा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट, जब हम लोग एवरेज क्लॉज लगाते हैं। क्योंकि जो इंश्योरेबल अमाउंट देखनी होती है वो इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है यहाँ पे। इसी एक सेंटेंस को दो जन इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक बिजनेसमैन। हाँ अब पूछो। ये एडिशनल एक्सपेंस में जब देखते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, लेकिन जब नीचे जाके ये एवरेज क्लॉज में देखते हैं ना, यही अमाउंट, ये है इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंश्योरेबल अमाउंट क्या है, इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, ये वो है। हाँ वही होना है, वही होना है। तुम्हें क्या लगता है इंश्योरेंस ऐसी थोड़ी ना प्रॉफिटेबल है, एलआईसी के पास इतना पैसा ऐसे थोड़ी ना है, या लोग इंश्योरेंस बिजनेस क्यों करते हैं, और इतना इजीली इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस किसी को नहीं मिलता। थोड़ी ना अपना दुकानदारी खोल के बैठे जैसे नॉर्मल दुकानें सब होती है कि हम इंश्योरेंस कर देते हैं, हम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अपना क्या क्या हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 हो चुका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कर लिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 11, एकदम फोकस से चेक करना। इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कवर्स योर एंटायर इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर, पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर इसके अंदर आ गया। दिस कवर्स माय लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आल्सो एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आल्सो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला, सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of December 11 वेयर एज फॉलोज। पिछले साल का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो पिछले साल का जब ये दे रखा है तो क्या मैं जीपी परसेंटेज पिछले साल का निकाल सकते हैं अपन, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, क्या हमारा जीपी परसेंटेज आ जाएगा। यूनिफॉर्म बिजनेस का जीपी परसेंट कितना आएगा, 25%, ये निकल जाएगा। उसके बाद में देखो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों दिया है, क्योंकि इफ क्वेश्चन कवर्स लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो यानी कहीं ना कहीं हम हमारे खर्चों को भी इंश्योरेंस करवाएंगे। तो इसमें से डिसाइड करना है
कि कौन से मेरे स्टैंडिंग चार्जेस है। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब जो चार्जेस फिक्स है जो अगले साल होने। सो सेलिंग एक्सपेंस इज नॉट ए स्टैंडिंग चार्जेस, वो तो सेल्स पे डिपेंड करता है, जितना सेल होगा उतना खर्चा होगा। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, वो तो लगना ही है, माल बिको चाहे नहीं बिको। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मतलब हो गया स्टाफ का सैलरी, रेंट, ये सब, तो ये तो होना ही है। सो दीज आर माय स्टैंडिंग चार्जेस। तो 1,80,000 आपका क्या हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। कंपनी टूक ए फायर पॉलिसी फॉर 3 लाख। कंपनी ने पॉलिसी कितने रुपए का लिया, फायर पॉलिसी लिया है, आग लगने का प्रॉफिट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, 3 लाख रुपए का। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1 लाख, और प्रॉफिट के लिए कितना लिया है, 1 लाख। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, बोलता है जिस दिन आग लगा उस दिन से 6 महीने तक यदि बिजनेस डिसरप्ट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से अपन क्लेम ले लेंगे। और क्या क्या मिलेगा, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, प्लस एडिशनल खर्चे जो आपने ड्यूरिंग दैट पीरियड किया है वो मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। A fire occurred on 1st of April 2012 at the premises and the entire stock were gutted. बोलते हैं आग लग गया बिजनेस में 1 अप्रैल 2012 को। हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं या कैलेंडर ईयर? लुकिंग इनटू द ट्रेडिंग एंड पीएल हमको लग रहा है कि हम कैलेंडर ईयर ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पिछले साल 31 दिसंबर 11 का डेटा दिया हुआ है। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में आग कब लगा है, 1 अप्रैल 12 को। इसका मतलब जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीना तो बिजनेस चला होगा। तो इस 3 महीने में बिजनेस चला तो स्टॉक का प्लस माइनस हुआ है। सबसे पहले फायर पॉलिसी में करना क्या होता है, जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक था वो फाइंड आउट करना है। तो यानी अब ये 3 महीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फायर पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप सबके पास में है। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से क्या करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 11, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st of January 12 to 31st of March 12, राइट। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरे करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए का, 90,000। एंड प्लीज जैसे मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, मैं जब कर रहा हूं तब आप लोग वैसे ही करोगे, ताकि आप जब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाए आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करो। एग्जाम में 1 मार्क्स भी अपना कटना नहीं चाहिए। एंड आपको पेंसिल स्केल यूज करने की आदत नहीं है तो रफ हैंड से भी लाइंस डालने की आदत होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, अब क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा अपने को, क्या इन 3 महीने में हमने परचेज सेल कुछ ना कुछ किया होगा, तो क्वेश्चन में वो डेटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में वो डेटा कहाँ है अपने पास में, बोला है 1 जनवरी 12 से लेके 31 ऑफ मार्च 12 में आपने 2,50,000 का सेल किया, और ड्यूरिंग दैट 3 मंथ्स आपने परचेज कितना किया, 3 लाख, और ड्यूरिंग दैट 3 मंथ्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 70,000। तो ये तीनों आइटम्स हम अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। क्या आएगा, 2 परचेजेस, कितना रुपीस का परचेज था अपना, 3 लाख। 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो कितना था, 70,000। और फिर हमने सेल किया कितना, 2,50,000 का। एंड वी नो द जीपी परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में तो कैसा होता है, यूनिफॉर्म जीपी रेट चलता है, जो पिछले साल जीपी परसेंटेज निकाला था वही कंटिन्यू रहेगा। कितना निकाला था हमने, निकाला था ना यहाँ पे 25% जीपी रेट, तो वही जीपी रेट से मेरा जीपी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक डेटा है नीचे में, क्या है कि ट्रेंड है
कि जीपी परसेंटेज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी लेसर बाय 5%। तो हमारा नॉर्मल जीपी रेट कितना था? नॉर्मल जीपी रेट था हमारा 25%, बट करंट ईयर में कितना लेना पड़ेगा? -10%, दैट इज 5% हट गया, तो जीपी रेट कितना रहेगा? 20%। तो 2,50,000 का 20% कितना हो गया? 50,000 is the gross profit. So we can find out our stock on the date of fire as balancing figure. कितना निकलेगा? 2,60,000 का लगा अपने को चूना, कितना का नुकसान हुआ? हमने कहना इसे 2,60,000 का लॉस हुआ, मतलब इतना ही अपनों को इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। दिस इज अवर इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल कितना? उतना ही करवाना चाहिए था ना जितने का स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। हमने इंश्योरेंस करवा कितना रखा है? 3 लाख। सिंस insured value is greater than insurable value, therefore claim amount is equals to actual loss. That is 2,60,000, है ना? एकदम लॉजिकल था ये। Therefore claim to be admitted under loss of fire policy is equals to कितना? 2,60,000। क्या एक पार्ट अपना खत्म हो गया? इस पार्ट में कोई डाउट? किसी को भी इस पार्ट में डाउट नहीं है? तो अब चलते हैं कहानी में आगे। अब चलते हैं आगे। अभी है सब कुछ चमत्कारी चीजें। 1 जनवरी 11, रुको पहले बना तो लूं टाइम ग्राफ। 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 12, 2 साल का टाइम ग्राफ बनेगा। 31 दिसंबर 11, ठीक है। हमारे बिजनेस में आग कब लगा था? 1 अप्रैल 12, उसी दिन तो आग लगा। मार्च समवेयर इधर 1 अप्रैल 12, और बिजनेस डिसरप्ट कब तक था? जून तक। 30 जून 12, यहाँ पे क्लियर है, ये मेरा आग लगा था और 30 जून तक हम लोग ठीक हो गए। सिमिलरली प्रीवियस ईयर में देखना ये पीरियड, प्रीवियस ईयर में भी समवेयर इधर 1 अप्रैल 11 से 30 जून 11, है ना? ये मेरा अफेक्टेड पीरियड है। और ये मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर होगा, और ये मेरा एक्चुअल सेल्स, है ना? अब क्वेश्चन में और क्या डेटा है अपने पास? चलें एक एक करके आगे। क्वेश्चन बोलता है कि ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, यानी अफेक्टेड पीरियड, आपने सेल कितना किया है? 1/4/2012 से लेके 30 जून 2012 में आपने सेल किया है 87,500। कहना इससे यहाँ मेरा सेल है 87,500 का, यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं। फिर
क्या क्वेश्चन में ये सेल दिया हुआ था क्या? 2,50,000 का सेल दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्लियर है? क्या क्वेश्चन में ये सेल अवेलेबल था क्या? 10 लाख रुपए का, क्लियर है यहां तक? हाँ, अब देखो और क्या डेटा अपने पास में। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया हुआ है 60,000, और तो कुछ है नहीं। जीपी परसेंट और क्या बोला? इंक्रीज इन सेल्स बाय 15%, यानी सेल्स में ट्रेंड है 15% का और प्रॉफिट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्लियर है? तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड टर्नओवर का नहीं बता रखा क्या? हाँ, प्रोपोर्शनेटली ही निकालेंगे अपन, प्रोपोर्शनेटली ही निकालेंगे, ठीक है? इतना डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे इस ड्यूरेशन का सेल नहीं पता, सबसे पहले तो ये चाहिए ना। इफ पूरे साल भर 10 लाख का सेल कर रहे हैं तो इस क्वार्टर में कितना सेल करेंगे अपन, वैसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? 2 लाख। फर्स्ट क्वार्टर नहीं, मुझे 1 अप्रैल से 30 जून एग्जैक्टली वही चाहिए। 2,50,000 नहीं, सब 2,50,000 नहीं कंसीडर करेंगे। ये कैसे है? देखो इस पीरियड का सेल कैसे निकालेंगे? पूरे साल भर का सेल होता है 10 लाख, हम एजम्पशन मार रहे हैं यूनिफॉर्म है, ठीक है? दिस इज अवर एजम्पशन। तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? आ गया ना स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब एक चीज, जब आप ये एजम्पशन लेते हो, सुनो, जब आप ये एजम्पशन लेते हो इसका मतलब आपने क्या किया? यूनिफॉर्म सेल्स बांट दिया। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी कोई लैंग्वेज है क्या कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सेल्स चलेगा अपना? इवन प्रॉफिट का ट्रेंड भी बदल रहा है एंड सेल्स का ट्रेंड भी फ्यूचर में जाके बदलेगा, क्लियर है? अब एक चीज देखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर जब एकदम बिजनेस नॉर्मल था, समझना मेरी बात अच्छे से सुनना, मैं इसको एक बार के लिए ऐसे कट कर रहा हूं, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहला दिमाग में यही आता है यही करना चाहिए, इसलिए पहले किया फिर कट किया। क्यों? 1 जनवरी 12 से लेके 31 मार्च 12 एकदम नॉर्मल था मेरा, आग वाग कुछ नहीं लगा था। कैन आई से ये जो मेरा पीरियड है 1 जनवरी 12 से 31 मार्च 12, ये एकदम नॉर्मल पीरियड था जहां पे मैंने सेल अचीव किया है 2,50,000, सॉरी ठीक है 2012, 2011 तो 31 दिसंबर को खत्म हो गया, अब तो हम 2012 में आ चुके हैं। 1 जनवरी 12 से लेके 31 मार्च 12 में आपने सेल कितना अचीव किया? एकदम नॉर्मल है, बिजनेस कोई हैम्पर्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? ये जो सेल अचीव किया है, कैन आई से पिछले साल के कंपेयर में 15% ज्यादा सेल है। क्वेश्चन ने बोला था ना पिछले साल के कंपेयर में इस बार करंट ईयर में आपका 15% ज्यादा सेल होगा,
तो मैं पिछले साल का एक क्वार्टर का सेल निकाल सकता हूं। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन। आपने जो एजम्पशन माना है ना यूनिफॉर्मिटी, दिस इज नॉट द करेक्ट एजम्पशन। सोचो कि ये पीरियड आपका एकदम नॉर्मल पीरियड था, आपने कितना सेल अचीव किया 2,50,000, बट दिस इंक्लूड्स ट्रेंड, इसमें तो मेरा इंक्रीज सेल है ना, तो मेरे को नॉर्मल सेल, क्या मैं इस क्वार्टर का नॉर्मल सेल निकाल सकता हूं? एक क्वार्टर का मैं नॉर्मल सेल्स निकाल सकता हूं ना, कितना आएगा नॉर्मल सेल्स? इसमें से यदि मैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज हटा दूं, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 115% कर दूं तो 100% वैल्यू आ जाएगा ना। अरे दिस 2,50,000 इज माई 115% एक्स्ट्रा सेल्स है ना, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 115% कितना हो जाएगा? 217,391। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 217,391 का सेल हुआ होगा। इफ पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 217,391 होगा, तभी तो उसमें 15% ऐड करके मेरे करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 2,50,000 होगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पिछले साल में जितना भी आपका सेल था उससे 15% इंक्रीज होगा, तो मेरा जो करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का सेल है वो 15% ऐड होके है, तो मैं उसमें से 15% हटा दूं तो मुझे पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल मिल जाएगा ना, वो मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है पूरे साल भर में आपने सेल किया 10 लाख, पूरे साल भर में आपने सेल किया 10 लाख, उसमें से फर्स्ट क्वार्टर, अब देखो कि 1 जनवरी 11 से लेके 31 दिसंबर 11, ये पूरे साल भर का सेल है आपका कितना? 10 लाख। उसमें से 1 अप्रैल 11 तक का सेल कितना है? कैन आई फाइंड आउट माई 9 मंथ सेल्स? अब तो मुझे 9 महीने का सेल मिल जाएगा ना। ये 9 महीने का सेल कितना होगा फिर? 10 लाख माइनस 217,391, 782,609। ये चीज क्लियर है? हाँ, तब गलत हो जाएगा, बिकॉज वो तो सेकेंड क्वार्टर है एंड अपने पास सेल तो फर्स्ट क्वार्टर की है ना। वी कैन कंपेयर फर्स्ट क्वार्टर सेल विद द प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वार्टर। हाँ, तब गलत हो जाएगा। हाँ, बिकॉज दिस फिगर इज 115%। तुम तो 2.5 लाख का 15% कम कर रहे हो, 2.5 लाख का 15% कम नहीं करना, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या 782,609 9 मंथ्स का आ गया? मुझे क्या चाहिए? 3 महीने का चाहिए। तो 9 महीने का यदि 782,609 है, if 9 month sale is 782,609, can I find out 3 month sale? Two 60870। समझ में आया चित्रा? क्लियर है? अरे आप जो देखो, एज अ स्टूडेंट मेरे भी दिमाग में जब मैं पहली बार रीड किया या करता, यही अजम्पशन आती कि 10 लाख पूरा साल भर का है, क्या करो डिवाइडेड बाय 12 into 3 कर लो, काम खत्म। बट ये सब तब काम आता जब फ्यूचर में भी सेम हिसाब से सेल हो रहा होता, बट फ्यूचर में तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो जिस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ आप कंपैरिजन भी वैसे ही करो। तो हमने क्या किया कि करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का सेल दिया हुआ था, उसमें से हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड हटा दिया, तो मुझे प्रीवियस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का सेल मिल गया। क्योंकि पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में यदि इतना सेल करोगे, इसमें जब 15% ऐड करेंगे तभी ये वैल्यू बनेगा। तो ये एकदम परफेक्ट है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हुआ। फिर पूरे साल भर का पता था, उसमें से ये माइनस कर दिया तो ये निकल गया अपने को।
अब ये तो नॉर्मल सेल्स है मेरा, अब ये 9 मंथ्स का पता है तो वी कैन कैलकुलेट ना दिस पार्ट, तो वो निकाल लिया हमने। अब तो क्या सब कुछ ब्रेक हो चुका है, अब तो सब कुछ ब्रेक कर दिया मैंने, अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। वैसे ये सब वर्किंग नोट्स में बनाना पड़ेगा अपने को, ये तो हमने समझा है कि कैसे कैसे किया है, ठीक है, बट वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम ग्राफ से नहीं चलेगा अपना काम, हाँ एग्जाम में फटाफट सॉल्व हो जाता है, इससे समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना था। ध्यान रखना, इफ आप लोग कॉपी में कर रहे हो तो मैंने क्या किया था, पहले इसको लिखा था, फिर क्या किया मैंने, इसको काटा, ये आप भी करना, ताकि आपको जब बाद में रिवीजन करो तो रिकॉल होना चाहिए कि मेरा पहले क्या किया था, फिर बाद में भैया ने कटवाया था, क्योंकि ऐसे अजम्पशन नहीं लेते। शॉर्ट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर, जिसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शो कर देंगे कितना नंबर वर्किंग नोट। लेकिन अभी तो हमने निकाल ही रखा 217391, 217391 प्लस सॉरी 260870, वो तो फर्स्ट क्वार्टर का था, 260870 प्लस ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड तो करना ही पड़ेगा ना अपने को इक्वल करने के लिए, 260870 का 15%, 39130, so we got 3 lakh standard turnover माइनस एक्चुअल में कितना बेचा हमने ड्यूरिंग द अफेक्टेड पीरियड, 87,500। सब कुछ टाइम ग्राफ में है, सब कुछ है अपने वर्किंग्स में। 87,500, तो मेरा शॉर्ट सेल कितना, 2,12,500। नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। अब जीपी परसेंटेज फाइनेंस वाला नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वो जो 25% था वो तो हमने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, बट इंश्योरेंस एक्ट तो अलग तरीका बताता है ना जब नेट प्रॉफिट रहेगा। 25 - 5, हाँ ट्रेंड तो प्लस माइनस होगा, लेकिन जो इंश्योरेंस एक्ट सबसे पहले क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, वो दिया हुआ है तो पहले वो, अदरवाइज जीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इनटू 100, फिर कोई तरीका ही नहीं अपने पास में, फिर तो जो ट्रेडिशनल वे में आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में जैसे निकालते हो वैसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इफ आपके पास एनपी है, क्या होगा, एनपी प्लस इंश्योर्ड चार्जेस, तभी तो जीपी तक पहुंचेंगे ना। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, क्या नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास था 50,000, दे रखा ना क्वेश्चन में 50,000, और नीचे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ था कि आपने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 50,000 था, प्लस हमने देखा था कि 1,80,000 स्टैंडिंग चार्जेस है जिसका इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए था, बट क्वेश्चन में नीचे क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000, उसमें से तो हमने 50,000 ही कराया, तो कैन यू टेल मी अनइंश्योर्ड कितना हो गया, 180 पूरा करवाना चाहिए था, जिसमें से 50,000 का इंश्योरेंस लिया है,
तो 1,30,000 इज योर अनइंश्योर्ड चार्जेस। क्लियर है? ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए था, डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 10 लाख है, इनटू 100 कितना आया, 10% माइनस डिक्रीज इन ट्रेंड, राइट? तो 5% विल बी आवर जीपी रेट। घबराने की कोई बात नहीं, घर पे एक बार फिर से ट्राई करना, अच्छे से रिकॉल करना कि मैंने कब, क्यों, कैसे, किस तरीके से लिया, अपने आप आएगा। पूरे चैप्टर में अभी तक तुम लोगों ने इतना स्मूथली किया, मैंने बोला कि देयर विल बी सर्टेन 1 और 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको रिवर्स कैलकुलेशन अब समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम ग्राफ से समझने का कोशिश करना। प्रेजेंटेशन में आपको करके दे रहा हूँ। ये निकल गया, तो तीसरा क्या निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, 2,12,500 का कम माल बेचा जिसपे 5% का नुकसान, 10625। अब क्या है, एडिशनल एक्सपेंस की बारी। एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। कितना किया आपने एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, 60,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर 60,000 है, तो ये आ गया अपना 60,000। सेकंड क्या देखना था, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स। कितना है अपना एडिशनल सेल्स, क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है क्या, नहीं दे रखा कुछ भी। जिसका मतलब जो मेरा एक्चुअल सेल्स हुआ अफेक्टेड पीरियड में, वही मेरा क्या है, एडिशनल सेल्स है। खर्चे की वजह से उतना ही सेल हुआ है मेरा। तो 87,500 उसका 5%, 4375। तीसरा चीज क्या देखते थे अपन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस। ये देखते थे। मुझे बताओ जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकलेगा, नहीं देखो मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पे ये देखा था, अब जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर मतलब जिस दिन आग लगा उसका जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन ये मांग रहा है क्या हमने अपने से, यहां से यहाँ का, यही तो मांग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो मुझे इस ड्यूरेशन का पता है, ये 2,50,000 पड़ा है टोटल 12 महीने में, 3 महीने का सेल तो क्वेश्चन खुद बता रहे हैं। क्या ये सेल में ट्रेंड लगा हुआ है,
एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है? जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर 12 मंथ्स में जो सेल है उसमें जो ट्रेंड है उसको प्लस करना है। लेकिन ये 2,50,000 में तो ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड लगा हुआ है। क्या हमने यानी आउट ऑफ 12 मंथ्स 3 मंथ्स का तो काम हो चुका, वो निकाल लिया। तो निकालना क्या है, ये 9 मंथ, कहीं ना कहीं ये 9 मंथ्स भी आपने कैलकुलेट किया था 782,609। आया समझ में? तो ये लेकिन क्या 782,609 में ये जो 9 मंथ्स है 782,609, इसमें इस ड्यूरेशन में जो ये आपने कैलकुलेट किया है, इस ड्यूरेशन में जो आपने ये कैलकुलेट किया है, ये भी तो चाहिए ना अपने को, ये पूरा पीरियड, ठीक है। इस ड्यूरेशन में जो ये कैलकुलेट किया 782,609, क्या इसमें ट्रेंड लगा हुआ है क्या? ये तो नॉर्मल पिछले साल का सेल है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी दिया नहीं, अभी ब्रेक करके दिया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि क्वेश्चन क्या करेगा, 3 महीना का दे देगा और आपको तो 12 महीना का चाहिए, तब आपको ट्रेंड का प्लस माइनस उस तरीके से करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्टली के ऊपर ट्रेंड प्लस कर देते। इफ डायरेक्टली 12 महीने का दे देता तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं था ना, उस पर ट्रेंड ऐड कर देते, क्योंकि हमारे पास फिर बाइफोकेशन नहीं थी कि करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस ईयर का कितना है। जस्ट क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे क्या लिखा हुआ रहता था, टर्नओवर बिफोर द डेट ऑफ फायर एग्जैक्टली दिया हुआ रहता था, उसमें बस ट्रेंड को प्लस माइनस करना। तो यहाँ पे एडजस्टेड टर्नओवर कैसे आएगा, 782,609 में कितना परसेंट ट्रेंड था, सेल्स कितना बढ़ा था, 15%। ये तो ऐड करना ही पड़ेगा, प्लस 2,50,000 डायरेक्ट ले लो। इस वैल्यू पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना है, अरे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, 5%। ये तो एडजस्टेड टर्नओवर आया, जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है ये तो एडजस्टेड टर्नओवर है। डिवाइडेड बाय सेम चीज नीचे भी रहेगा, 782,609 प्लस 15% प्लस 2,50,000। 15% किसका, 782,609 का। ये जो निकलेगा इसमें क्या करेंगे, अनइंश्योर्ड चार्जेस कितना है, अनइंश्योर्ड चार्जेस मेरा निकाला था 1,30,000, एडिशनल एक्सपेंस कितना 60,000, सॉल्व कर लो आपका आ जाएगा 11,50,000 का 5%, 57,500, 187,500 into 60,000, 18400। So whichever is lower of 1, 2 and 3, कितना 4,375। समझे? आया मजा? लगा कुछ इंटर का क्वेश्चन है? अब क्या करना था, टोटल
लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। इसमें क्या क्या होगा, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट होएगा, कितना था अपना प्रॉफिट का नुकसान 10,625 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस 4375, कुछ सेविंग्स है क्या, माइनस सेविंग्स कुछ भी नहीं है, तो 10625 प्लस 4375 15,000 अपना क्लेम अमाउंट है। हमने इंश्योरेंस कितना करवा रखा है, करवाना कितना था 57,500 है ना, वो करवा रखा है, कोई टेंशन है क्या, नॉर्मली मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, एवरेज क्लोज लगाना ही नहीं है अपने को। क्या चीज 57,500 वो इंश्योरेबल अमाउंट, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर एज पर आईआरडीए एक्ट। मेरा इंश्योरेबल अमाउंट फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितना होना चाहिए 57,500, क्लियर है। और हमने इंश्योर्ड करवा कितना रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा क्लेम मिल जाएगा अपने को, कंप्लीट क्लेम मिलेगा अपने को। क्लेम टू बी सबमिटेड फॉर प्रॉफिट पॉलिसी is equals to 15,000, ठीक है। Therefore net total claim to be submitted क्या होगा, एक होगा लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें कितना था 2,60,000 प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट 15,000, 2,75,000। आया समझ में। अब कुछ कुछ वर्किंग नोट्स चाहिएगा अपने को, है ना, यहाँ तक लिखना हो गया क्या, 15 ही था ना, यहाँ पे देखो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला था ना, तो उतना ही तो लेना है अपने को इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालना था अपने को, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, सेल फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011 निकाला था। वो कैसे निकाला था हमने, 2,50,000 जो मेरा करंट ईयर के क्वार्टर का सेल था, उसमें से क्या क्या ट्रेंड हटा दिया, डिवाइडेड बाय 115% कर दिया था, 217,391 माइनस टोटल सेल फॉर 2011 करें, दैट वाज 10 लाख,
तो क्या मिल जाएगा, सेल फॉर रिमेनिंग 9 months, फर्स्ट क्वार्टर का तुम निकाल ही चुके, रिमेनिंग 9 months कितना हो गया, 782,609. Therefore, sale for the period 1st April 11 to 30th June 11 कितना होगा, 782,609 divided by 9 into 3, 260,870. ये निकला था। फिर वो एडजस्टेड टर्नओवर का तो हमने वहीं पे शो कर दिया वर्किंग नोट, तो उससे काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे रेफरेंस में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1. With this we complete this question. ठीक है, अच्छे से फिर से इसको घर पे रिवाइज करना है, टाइम ग्राफ देखना है, समझना है एंड कुछ चीज दिमाग में रखना है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक हो सकता था। पहला बात है कि जिस पीरियड में आग लगा था उस पीरियड में कितना सेल किया वो क्वेश्चन ने दे रखा, उससे जस्ट पहले के क्वार्टर का सेल भी दे रखा था, यानी दैट वाज द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, एंड वो नॉर्मल सेल्स क्या हुआ होगा, ट्रेंड लग के आया होगा। अब क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर का एक्चुअल सेल्स तो दे रहा है 10 लाख रुपए पूरे 12 महीने का, बट आप उसको यूनिफॉर्म नहीं मान सकते हर एक 3 महीने के लिए। रीजन बिहाइंड, आगे चल के वो ट्रेंड में बदल रहा है, तो इसीलिए आप उसको यूनिफॉर्म नहीं मान सकते। आपने क्या किया, जितना करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का सेल था उसमें से ट्रेंड हटा दिया, सो वी कैन कंपेयर दैट अमाउंट विद द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एक बार पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का सेल वैल्यू अपने को मिल गया तो हमने टोटल में से क्या किया, ये निकाला, तो इस 9 मंथ्स का मिल गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो 9 मंथ का मिला था 782,609, इसमें कोई ट्रेंड नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो जब अपने को एडजस्टेड टर्नओवर निकालना पड़ा तो हमने क्या किया, इस वैल्यू पे ट्रेंड लगाया, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी ट्रेंड में था, एडेड था, बस ये ध्यान रखना था। और अपने को जब स्टैंडर्ड टर्नओवर चाहिए था, वी नो दिस 9 मंथ सेल, तो हमने क्या किया, 3 मंथ्स का सेल निकाल दिया। ये गलती नहीं करना था कि 10 लाख डिवाइड बाय 12 into 3, ये नहीं करना था आपको एग्जाम। क्लियर है? तो इतना ही था अपना इंश्योरेंस क्लेम। विद दिस वी कवर्स द कंप्लीट इंश्योरेंस क्लेम। शायद एक क्लास और देना पड़ेगा जहां पे अपने को ये एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे आप लोग को करवाना है, एंड बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो, धन्यवाद।